नमस्ते भाइयों। देश भर में फिलहाल इथेनॉल के बारे में जो चर्चा उलट सुलट चल रही है और इसके बारे में कॉमन पब्लिक के बजाय जिसकी इसके बारे में स्टडी है, जो किसानों के नेता है और जिन्हों इस पर कुछ कह सकते हैं, उनका ही ओपिनियन जानने के लिए मैं यह मुलाकात, यह इंटरव्यू गुणवंतराव पाटिल हंगरगेकर महाराष्ट्र के नांदेड़ सिटी में उन्होंने रहते हैं। तो अपन जानेंगे कि पर्टिकुलर इथेनॉल यानी क्या, इथेनॉल से क्या प्रॉफिट है, किसका प्रॉफिट है। तो नमस्ते साहब। नमस्कार। आप हमें ये जानकारी दीजिए कि इथेनॉल किस प्रकार निर्माण होता है, उसका उपयोग क्या होता है। सिंपल थ्योरी है कि इथेनॉल, जैसे 2008 में हमने बड़ा अधिवेशन दिया था और माननीय शरद जोशी ने इसके बारे में बहुत विस्तारित चर्चा हुई थी अधिवेशन में। और हमने ये कहा था कि भाई ये घर घर में भी हम इथेनॉल बना सकते हैं। इथेनॉल को हम खेत का तेल बोले, मतलब जैसे जो हाइड्रोकार्बन या पेट्रोल जिसे बोलते हैं आप, वो जमीन से निकलता है, ये खेत से निकलेगा। इसका ये है कि एक सिंपल है कि डिस्टिलेशन, जैसे दारू बनाई जाती है उसी तरह के इसको डिस्टिलेशन प्रक्रिया बोलते हैं या बाष्पीभवन बोलते हैं मराठी में। बाष्पीभवन करके इसको बनाया जाता है। अब बाष्पीभवन जैसे दारू बनती है वैसे दारू में पानी का कंटेंट ज्यादा रहता है, उसमें पानी ज्यादा होता है और उस दारू को फिर से डिस्टिलेशन किया जाए और बार बार किया जाए तो प्योर इथेनॉल बन सकता है। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बढ़ती है और वो प्योर इथेनॉल बन सकता है। इस तरीके से इथेनॉल बना सकते हैं और ये गांव गांव में बना सकते हैं। जैसे यहाँ महाराष्ट्र में लंबाली कांडे है, जो बंजारा लोग एक जमाने में दारू बनाते थे और ब्रिटिशों ने इसको बैन कर दिया क्योंकि मोह की जो दारू बनती थी, महुआ बोलते हैं, तो महुआ की दारू विस्की से भी अच्छी बनती थी, लेकिन ब्रिटिशों ने उनकी जानी वातर चलाने के लिए ये दारू बंद कर दी। तब से ये बंद ही हो गया। डिस्टिलेशन घर घर में बना के हम लोग इथेनॉल, किसी चीज से भी इथेनॉल बना सकते हैं। और मतलब जैसे गन्ने से बना सकते हैं, गेहूं से बना सकते हैं, मकई से बना सकते हैं, बीटरूट से बना सकते हैं। और गेहूं, लाल कलर का जो गेहूं रहता है उसमें तो इथेनॉल बहुत ज्यादा पैमाने पे बन सकता है। इसलिए ये जो इथेनॉल है वो खेत खेत में, घर घर में बना सकते हैं। जैसे घर घर में दूध बना सकते हैं, वैसे किसान चाहे अगर डिस्टिलेशन की उसको परवानगी मिले तो ये घर घर में बना सकते हैं। इथेनॉल बनाने का जो अधिकार है वो किसानों को मिलना चाहिए और किसान अगर ये बनाता है तो हम पेट्रोल के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ये फ्यूचर है। अगर खुला कर दिया जाए, घर घर में इथेनॉल बनाए और वो इकट्ठा करके प्योरिटी के लिए कारखाने में लेके जाए और कारखाने में उसको प्योर करके फिर पेट्रोल पंप पे बेचा जा सकता है। इस तरीके की एक बड़ी इथेनॉल की क्रांति हो सकती है, ऐसे शरद जोशी ने कहा था। और ये सरकार ने स्टार्ट किया क्योंकि पहले सरकार ने जब शुरू में स्टार्ट किया था 2005 से, मतलब कांग्रेस की सरकार थी, 5% ही इथेनॉल उसमें मिक्स किया जाता था। अभी मैं जब शेतकरी संगठना का अध्यक्ष था और पृथ्वीराज चौहान यहाँ के सीएम थे, तो ये सब डेलीगेशन हम लोग दिल्ली गए थे और पीएम मनमोहन सिंह साहब के पास गए थे। हमने बोला था कि 5% नहीं, मेरे पास होंडा सिटी है, होंडा सिटी में हम लोग 10% का उसके ऊपर स्टिकर है, 10% हम मिला सकते हैं, तो 20% का आप कर देंगे तो हम इंजन में भी चेंजेस करना पड़ेगा और कंपनियां ये करने के लिए तैयार है। तो ऐसे ब्राजील में हो रहा है, वैसे हिंदुस्तान में भी एक नई क्रांति होगी और फॉसिल फ्यूल के ऊपर हम निर्भर नहीं रहेंगे, खेत के फ्यूल के ऊपर की तरफ हम जाएंगे और आत्मनिर्भर की तरफ जाने का रास्ता यही है, ऐसा शरद जोशी ने कहा था। तब हमने पीएम मनमोहन सिंह साहब को बोला था कि 10% से ऊपर बढ़ाइए आप, 5% आप बैठे,
इस सरकार ने वो 20% पे ले गया, तो उसका तो हमने स्वागत किया है। अब 20% में 80% तक भी जा सकता है। लेकिन ये जो अफवाहें छूट रही है कि ये इंजन खराब हो रहा है, उसको चीटियां लग रही है, चीटियां विटियां लगती नहीं है। अगर ये शुगर केन से बनता है तो इसका मतलब चीटियां बनती है क्या? कोई भी वाइन, अगर ये कोई भी अल्कोहल है, उसमें अगर चीटी जाएगी तो मर जाएगी वो, चीटियां लगती नहीं। लेकिन किसी तरह से अफवाह चल रहा है। इंजन में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? जैसे कार्बोरेटर वाला इंजन था पुराना, अभी तो कंप्रेस फ्यूल इंजेक्टर्स आ रहे। कार्बोरेटर जैसे इंजन में 10% या 15% इजीली जा सकता है। हम लोग पहले पेट्रोल में केरोसिन मिला के मोटरसाइकिल लोग चलाते थे, उसमें तो बहुत सारा धुआं निकलता था। लेकिन इथेनॉल अगर आप पेट्रोल में मिक्स करेंगे तो धुआं नहीं निकलेगा, उल्टा ये उसका जो कार्बन कंटेंट कम ही होगा, नहीं होगा ऐसा बोल सकते, पेट्रोल से कम होगा। इसलिए इथेनॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये किसानों का हक है, ये किसानों की लड़ाई है। अगर इसमें अफवाह छूटती है कि इथेनॉल से ये हो जाएगा, ये मुझे लगता है ये जो पेट्रोल वाली लॉबी है, जो इंपोर्ट करने वाले लोग हैं या ओएनजीसी जैसे लोग हैं, ये लोग इसमें क्या अफवाह छोड़ रहे हैं पता नहीं। इथेनॉल को विरोध करना, इसका मतलब किसानों का विरोध करने के बराबर है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से जिसको जो लगे, यानी एक्सेस डेमोक्रेसी हो गई और कोई भी उठ रहा है और कुछ भी, यानी प्रैक्टिकल, अपने मराठी में कहावत है, बाप दाखव नसता श्राद्ध कर। तुमने ऐसा बताना चाहिए कि कौन से टैंक को चिटिया लगी, कौन से टैंक खराब हुए, और किसी को तो गवर्नमेंट को गाली देना, किसी को तो बदनाम करना, ये षड्यंत्र है, ऐसा मुझे लगता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैंने पहले कहा था कि ये जो पेट्रोल वाले लोग हैं या सोशल मीडिया पे जो भी बच्चे बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो सोच समझ के उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे उचली जीभ लावली टाळाला मराठी में बोलते हैं ना, जबान है बोले कुछ तो बोलना चाहिए, मीडिया में लिए तो कुछ तो लिखना चाहिए, ठीक नहीं है। ये स्वतंत्रता का अपमान है। स्वतंत्रता में आपको प्योर विचार, सत्य की तरफ लेके जाने वाला विचार रखने की जरूरत है। अगर इथेनॉल खराब है, उससे इंजन खराब हो रहा है, तो इंजन में चेंजेस करना पड़ेगा। पहले 20% इथेनॉल से कोई इंजन खराब नहीं होता, कि ऑलमोस्ट सभी इंजन आजकल के जो कंप्रेस इंजन आ रहे हैं, तो फ्यूल इंजेक्टर जिस इंजन में है उसको भी 20% का इथेनॉल वाइबल है, चल सकता है। क्योंकि अमेरिका में भी 15% से 20% इथेनॉल यूज करते हैं, यूरोप में भी यूज करते हैं, ब्राजील में 100% तक के इंजन उन्होंने डेवलप किए हैं 100% इथेनॉल यूज कर, क्योंकि इसके लिए उनको टाइम लगा है। 10-15 सालों में उन्होंने टाइम दिया है ऑटोमोबाइल वालों को भी, मैकेनिक्स को भी और जनता को भी, और धीरे 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 वो लोग फॉसिल फ्यूल से निकल के नेचुरल फ्यूल की तरफ आ गए हैं और खेती के फ्यूल की तरफ आए जो इथेनॉल है। तो इस तरह का हम लोगों को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। हम लोग 20% से लेके 80% को हमको जाना पड़ेगा। टैंक में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? इसमें इथेनॉल में वाटर कंटेंट रहता है, क्योंकि मॉइस्चर से भी वाटर वो खींच लेता है, क्योंकि पानी से ही बना है। और इसमें शुगर कंटेंट है, शुगर कंटेंट को डिस्टिलेशन करके इन्होंने इथेनॉल बनाए, तो इसमें पानी आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए टैंक में चेंजेस करने पड़ेंगे, स्टील के टैंक लगाने पड़ेंगे। फ्यूल इंजेक्टर्स में जो धातु लोहे का है उसको चेंज करके स्टील के, या अंदर से सिरेमिक कोटिंग वगैरह इस तरीके के टैंक्स, पाइप्स और इंजेक्टर्स में ऐसे थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। उससे कोई ज्यादा चेंजेस करने की भी जरूरत नहीं। उल्टा तो मैं कहता हूं आपको कि रेस के गाड़ियों में, रेस की जो कारें होती है उसमें 85% वाला इथेनॉल यूज करते हैं। क्योंकि मैं मैकेनिकल लाइन का हूं, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि इसमें जो नॉकिंग होती है, पेट्रोल की वजह से नॉकिंग होती है। नॉकिंग मतलब एक लोहे को जैसे मारने के बाद जैसे आवाज आता है, वैसा इंजन ऐसा लगता है कि फूटेगा। वो उस तरीके की नॉकिंग इथेनॉल से नहीं होती है।
पेट्रोल के बनस्पत बहुत ही कम होती है और होती ही नहीं है। इसीलिए 85% वाला जो इथेनॉल है और रेस के गाड़ियों में भी यूज किया जाता है। इवन कुछ देशों में एरोप्लेन में भी यूज करने का वो लोग प्लान है और ट्रायल बेसिस भी वो चल रहा है। इसलिए हर जगह पे इथेनॉल आएगा। देखिए कि अभी युद्ध है और पेट्रोल के भाव कम ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए ये जो पेट्रोल वाली राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन इसके पहले जो पेट्रोल खत्म होने वाला है, जो 2025 में आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन खत्म हो जाएगा और बैटरी की इंजन लाना पड़ेगा, ऐसा जो लोग कह रहे थे वैसा नहीं होगा। आईसी इंजन खत्म नहीं होगा। जर्मनी में भी मर्सिडीज जैसी कंपनी डीजल और पेट्रोल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनको अल्टरनेटिव अगर इथेनॉल मिल गया है तो उनके आईसी इंजन एज इट इज रहेंगे और उसमें इंप्रूवमेंट करके पावरफुल इंजिन्स जैसे टर्बो वगैरह, टर्बो इंजिन्स में इथेनॉल बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। इसलिए इथेनॉल का फ्यूचर कुछ अलग है। आप इसको राजनीति में तेल के भाव, पेट्रोल की राजनीति, इससे अगर जुड़ाएंगे तो किसानों को तो नुकसान होगा, हमारे फ्यूचर का भी नुकसान होगा। क्योंकि हम अगर जमीन के अंदर का फ्यूल खत्म होने जा रहा है तो अल्टरनेटिव फ्यूल के उपलक्ष्य में हम लोग थे, सर्च में थे। ये मिल गया तो ये तो चमत्कार है। नहीं तो हम लोग बैटरी के व्हीकल की तरतूत किए थे, बैटरी के ऊपर जा ही रहे। लेकिन बैटरी में एक लिमिटेशन है, क्योंकि स्टोरेज का जो प्रॉब्लम है, बैटरी का चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इथेनॉल में नहीं है। हाँ, इथेनॉल में थोड़ा इफिशिएंसी कम है क्योंकि उसका कैलोरीफिक वैल्यू कम रहने से थोड़ा इफिशिएंसी में कम आता है, लेकिन उसका ऑक्टेन वैल्यू ज्यादा है। जैसे पेट्रोल का ऑक्टेन वैल्यू जो है 95 रहता है, तो इथेनॉल का ऑक्टेन वैल्यू 108 रहता है। इसीलिए शायद जो रेस कार्स है उसमें ये लोग यूज करते हैं। हमको इथेनॉल को साइंटिफिकली समझने की जरूरत है। और ये अगर इथेनॉल को बैन करो या मंत्रालय के ऊपर कुछ ये करो, ऐसे तो इसमें किसान का नुकसान होगा। जैसे 3 कानून के बारे में हुआ, वैसे इथेनॉल के बारे में होगा। हंगर विकर साहब, इथेनॉल से क्या क्या बेनिफिट है और किसको किसको बेनिफिट है? इथेनॉल से बेनिफिट पहला है कि देश के लिए बेनिफिट है कि जो इंपोर्ट हो रहा है तो हमको आखाती राष्ट्रों के ऊपर जो निर्भर रहना पड़ता है, और निर्भर रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि 90% हम पेट्रोल या डीजल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इथेनॉल के कारण, जैसे हम शेतकरी संगठन में हम कहते हैं कि 4F 1P विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स। 4F क्या है? फ्यूएल, फोडर, फूड, फाइबर और पी मतलब फार्मास्यूटिकल। ये 5 भी चीजें हम खेत से निकाल सकते हैं। इसमें जो फ्यूएल है, एक फ्यूएल नाम का जो पदार्थ है उसको एक मिनिस्ट्री बनाई गई है और मिनिस्ट्री में ये एक हीरो साबित हो रहा है। तो आप अगर उसको बैन करेंगे, जो हम आत्मनिर्भर की सही में बात करते हैं, तो किसान आत्मनिर्भर आपको करके देगा। घर घर, मैंने जैसे बोला ना, दूध जैसे घर घर में हम लोग बना सकते हैं, वैसे इथेनॉल बना के उसको प्योर डिस्टिलेशन करके कारखानों में अगर डालने लगाएंगे तो हमारे गन्ने के भाव बढ़ेंगे। अभी गन्ने की पूरी फैक्ट्रियां खत्म हो गई। शुगर, ये ब्राजील जैसे देशों में शुगर है सेकेंडरी है, बाय प्रोडक्ट है, और इथेनॉल मेन है। हमारे पास शुगर मेन है और इथेनॉल बाय प्रोडक्ट है। ये जो उल्टा गणित है, उससे गन्ने के किसानों को फायदा होगा। अभी जो जितनी फैक्ट्रियां बंद पड़ी थी, इथेनॉल के कारण वो जिंदा हुई है। उसको आप खत्म करेंगे तो फिर गन्ने के किसानों का नुकसान होगा। गेहूं और मक्का, जैसे मेज, मकई में अगर उससे अगर इथेनॉल बनाया जाए तो मक्के के भाव बढ़ जाएंगे। आज जो कम है वो बढ़ जाएगी। उसको मतलब फूड सिक्योरिटी में तो मक्का नहीं आता है, तो गन्ना जो है, मक्का जो है, उससे हम लोग इथेनॉल बना सकते हैं। बीट रूट है, उससे बना सकते हैं। सड़ी हुई चीजों से, खाने वाली सड़ी हुई चीजों से हम लोग इथेनॉल बना सकते हैं। और जो जहां पे भी शुगर कंटेंट है उससे हम इथेनॉल बना सकते हैं। तो ये जो सभी चीजें हैं वो किसानों की चीजें, सब खेत से निकलने वाली चीजें। तो किसानों का, देश का और अर्थ व्यवस्था का पूरा नुकसान होने लगा, इकोनॉमी का। तो
सबसे अहम बात यह है कि जो इथेनॉल की वजह से पेट्रोल डीजल की जगह हम अगर इथेनॉल यूज करेंगे तो उसमें अपने एटमॉस्फेयर क्लाइमेट में क्या प्रॉफिट है या लॉस है? ये प्रॉफिट ही है कि देखिए हाइड्रोकार्बन से कार्बन जितना हवा में फैलता है या जमीन से निकालने के बाद उसको निकालने के लिए जितना कष्ट लगता है, तो इथेनॉल बनाने के लिए अब कुछ लोग जो पर्यावरणवादी है बोलते हैं कि इसको पानी ज्यादा लगेगा। पानी ज्यादा लगे मतलब खेत से गन्ना बनाने के लिए भी पानी लगेगा, उसको इथेनॉल बनाने के लिए पानी लगेगा। जहां पानी का एरिया है वहां गन्ना बनेगा, जहां पे मकाई का एरिया है मकाई को उतना पानी नहीं लगेगा। अगर डिस्टिलेशन के लिए अगर पानी लगेगा उससे ज्यादा तो पोल्यूशन फॉसिल फ्यूल निकालने में, लाने में, ट्रांसपोर्ट में, ये चीजों में बहुत ज्यादा लॉस है। उससे ज्यादा पानी का लॉस चलता है। पानी का कीमत और पेट्रोल का कीमत आप ऐसा भी कभी भी किसी चीज को मापना है तो इकोनॉमी से मापिए आप। तो 4 लीटर पानी का कीमत कितना होगा और 1 लीटर इथेनॉल का क्या होगा? 4 लीटर पानी उसमें इन्वॉल्व करके और प्रक्रिया करके अगर आप इथेनॉल बना रहे हैं तो उसमें उतना लॉस नहीं। लेकिन पर्यावरण से हम लोग अगर कुछ अलग सोच रहे, पर्यावरण आदि इसको विरोध कर रहे, ये तो गलत बात है। अभी यानी पूरे ओवरऑल इंडिया में इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ नितिन गडकरी के लड़के के फैक्ट्री के लिए ही प्रमोट किया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए हिंदुस्तान को इथेनॉल की जरूरत है 11,000 लाख करोड़ लीटर्स की जरूरत है। हाँ, बराबर। नितिन गडकरी का बेटा कितना बना रहा है, कितने फैक्ट्री उनके पास है, और कोई मिनिस्टर का लड़का उद्योजक बन के अपना अपना धंधा करा तो बुरी बात है क्या? तो नितिन गडकरी का बेटा घर में गन्ना बना रहा है क्या? किसान का गन्ना लेके ही बना रहा है ना, उसमें कोई बुरी बात नहीं। और कोई लड़का अपना उद्योग बना रहा है तो इशू करना, ये मुझे लगता है दिल्ली के मैं ठीक से जाता हूँ है कि ओवरऑल गडकरी साहब का लड़का बनाता होगा, लेकिन 95% तो सभी शुगर फैक्ट्रीज है, इथेनॉल फैक्ट्रीज है, उन्होंने बनाते होंगे। हाँ। तो ये जो चल रहा है इसमें देखिए राजनीति के बारे में मैं कुछ नहीं, मैं कोई राजनीतिक नहीं, मैं तो एक्टिविस्ट हूँ। मैं एक्टिविस्ट होने के कारण मैं किसानों का हित समझता हूँ और कि उसके लिए हमने आंदोलन किए है। चरस जोशी के साथ पूरी जिंदगी हमने बिताई है और पूरी जवानी हमने इसमें डाला। तो इसमें राजनीति में आप जाओगे तो नितिन गडकरी को टारगेट करना है इसलिए कर रहे हैं तो आप ये बुरी बात है, क्योंकि अब वो आप सोचिए वो क्या है। लेकिन नितिन गडकरी का बेटा अगर इथेनॉल बना रहा है तो मैं तो उसका स्वागत करूंगा, क्योंकि साहब ने कहा था घर घर में इथेनॉल बनाओ और छोटे छोटे उद्योग बना सकते के बनाओ। बड़े लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, एक जमाने में कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं था, तो सरकार ने टेंडर मंगाए। टेंडर मंगा के सरकार ने ये किया कि भाई इथेनॉल आप लोग बनाएंगे क्या? मतलब मुझे लगता है 1.5 लाख करोड़ इसमें सरकार ने पैसा इसमें डाला है और बोला है कि इथेनॉल बनाओ, क्योंकि सरकार को लग रहा था कि आज न कल पेट्रोल का शॉर्टेज होने वाला है, उसकी तैयारी करें। ठीक है, तैयारी का जो टारगेट 2029 तक का था कि भाई इंजन में चेंजेस करो वगैरह, युद्ध के कारण में थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है। और उसको अगर आप मैनिपुलेट करने में पड़े हैं और उसकी राजनीति कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये गलत है। आप किसानों के नेता है हाँ, और इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर है, कि ऐसे समय में आप लोगों को क्या अपील करेंगे? मैं कहता हूं कि भाई इथेनॉल हमारा फ्यूचर, और मैं बोलता हूं कि इथेनॉल अगर हम घर घर में बनाएं या कारखानों में बनाएं, जितना इथेनॉल बनाने वाले लोग हैं उनको आप मदद करें तो ग्रामीण इकोनॉमी से लेके देश की इकोनॉमी तक चेंजेस आएंगे। क्योंकि हम लोग देखिए जो चीज़ हम लोग बना रहे हैं वो ही बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। खाने का तेल अभी तक हम लोग 65% हम लोग बाहर देशों के ऊपर निर्भर है। खाने का तेल, एडिबल ऑयल जिसे कहते हैं, 90% हम निर्भर है पेट्रोल और डीजल के ऊपर।
और जो क्रूड ऑयल के ऊपर जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें हम खेत से बना सकते हैं। हम इथेनॉल खेत से बना सकते हैं, फूड हम खेत से बना सकते हैं, फाइबर हम खेत से बना सकते हैं, फ्यूल फ्यूल तो उसी में आएगा। ये सब चीजें अगर खेत से हम लोग बना सकते हैं तो ये जो लोग इन्वायरमेंट के नाम पे या राजनीति के नाम पे इस चीजों को विरोध कर रहा है, वो किसान विरोधी है, गांव विरोधी है और नागरिक विरोधी है, ऐसा मेरा कहना है। राजनीति को आप बाजू में हटाइए, यहाँ की इकोनॉमी कैसे आगे जाएगी, धर्म जात और पक्षपंथ ये छोड़ दीजिए, और इकोनॉमी को लेके अगर आप सोचते हैं तो मैं आपका स्वागत करूंगा। आप इकोनॉमी को बाजू में रखते हो, धर्म जात नीति राजनीति इसमें लाते हैं, तो मैं तो आपका विरोध करूंगा। मैं एक्टिविस्ट हूं और मेरा काम है विरोध करना। मेरा काम है किसानों की बाजू रखना, उनके इकोनॉमिकली वाइबल होने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए प्रयत्न करना मेरा काम है। जो लोग इस विषय में आगे आना चाहते हैं वो तहे दिल से आए, खुली व्यवस्था की तरफ आ जाए और इस मार्केट को ओपन किया जाए। जैसे पेट्रोल में भी अब सरकार को भी पेट्रोल के बारे में थोड़ा बाजू में हटना पड़ेगा, और जो भी इंटरनेशनल प्राइजेस है उसको डायरेक्टली कीजिए। इसको अब सूट सब्सिडी का या किसी प्रोटेक्शन का एक्सेस से निकाल दीजिए। जो भी अंतर्राष्ट्रीय कीमत है उसके ऊपर इसको डेली पेट्रोल पंप पे जो पहले होता था उस तरीके का होना चाहिए। अभी कोई इलेक्शन है ही नहीं, तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय कीमत, अब $100 पर बैरल चला गया है क्रूड ऑयल, तो भाव बढ़ने ही वाला है। तो अगर पेट्रोल का भाव बढ़ने वाला है तो इथेनॉल ही जनता को बचा सकता है, व्हीकल वालों को, जो भी गाड़ियां चलाने वाले ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनको बचा सकता है। इसको अगर खुली तरीके से आया जाए, ओपन मार्केट की तरह इसको लाया जाएगा, और हर एक उद्योजक, नितिन गडकरी जैसे बेटों के वैसे हजारों युवकों ने इस यज्ञ में शामिल होके इसका उत्पादन शुरू करे किसानों के बेटों ने, तब मुझे लगता है एक बड़ी क्रांति होगी। और हम आत्मनिर्भर की जो बात कर रहे हैं, तो सही में आत्मनिर्भर इस तरीके से होया जा सकता है। हम कोई सॉफ्टवेयर में नहीं आत्मनिर्भर बन सकते, नहीं कंप्यूटर में बन सकते, ना मोबाइल में बन सकते, लेकिन इथेनॉल में बन सकते हैं, खेती के हर प्रोडक्ट में बन सकते हैं, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश के नागरिक हैं। इन शॉर्ट, एज ए किसानों के नेता, एज ए इंजीनियर, अपने गुणवंतराव जी पाटिल साहब ने जो कहा कि ग्लोबलाइजेशन होते जा रहा है, बरसात हो रही है तो हो रही है, नहीं तो नहीं, धूप बढ़ते जा रही है, और ऐसे एटमॉस्फेयर में ये अपने यहाँ जो चल रहा है वो किसानों के लिए अच्छा है, फिर वो फैक्ट्री के लिए अच्छा है, फिर देश के लिए, क्लाइमेट के लिए अच्छा है। और एक ऐसे तरीके से हमने पूर्वग्रह दूषित नहीं रहते हुए, या अपन कहते हैं साथ बोलकर डोरी को ही मारना शुरू करे, उस प्रकार का नहीं होना चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूं कि गुणवंतराव जी पाटिल साहब एक बर्निंग प्रॉब्लम देश का जो अभी चल रहा है उसके बारे में बहुत सारे उलट सुलट लोग ओपिनियन कर रहे हैं। इसके बारे में कॉमन मैन ने बोलना अलग, और स्टडीड पर्सन बोल के आप एक किसानों के नेता है। आपने आपके लाइफ के नियर अबाउट 50 ईयर्स शरद जोशी जी के साथ पूरे देश भर में लोक जागृति करने का काम किया। अन्नदाता ऊर्जादाता बन रहा है, पर्यावरण का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, किसानों को शुगर केन को अच्छे भाव मिल रहे हैं, और एटमॉस्फेयर के बारे में भी हमें सोचना जरूरी है। नहीं तो हम खुदकशी किए जैसा, यानी हम इसको अपोज करना यानी खुदकशी किए जैसा लगता है। मैं हंगरगेकर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपने स्टडीड जो इंफॉर्मेशन फॉर द अवेयरनेस ऑफ पब्लिक है, ना हम फेवर गडकरी से है, ना हम बीजेपी से है, ना हम किसके फेवर है, लेकिन वास्तव जो सत्य है उन लोगों के सामने आना चाहिए। इसलिए
प्रैक्टिकल अप्रोच जो अभी अंदर के कर साहब ने बताया, मैं बहुत बहुत तहे दिल से यानी धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते। नमस्कार।